नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की एक बहुत ही मार्मिक कविता, जिसके लेखक हैं आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर साहब। इन्होंने लिखा है गीत अगीत। तो इस वीडियो में हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गीत अगीत है क्या? तो गीत अगीत क्या है? इस कविता में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर साहब के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उन्होंने जो कालजयी कविताएं लिखी हैं, गीत अगीत, इसका गहन विश्लेषण हम लोग करेंगे। यह कविता गीत अभिव्यक्त भावना, यानी जिसे हम बोल करके बताते वो गीत हैं, और जिसे हम बोल करके ना प्रकट कर पाए। कई बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कई बार हमें ऐसा महसूस होता है जहां हम कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन हमें अनुभव होता है, जिसे रामधारी सिंह दिनकर साहब ने अगीत यानी अनअभिव्यक्त भावना कहा है। और इन दोनों के बीच में जो लड़ाई, जो द्वंद्व चलता है, उसका बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है, जिसमें प्रकृति के प्रेम और मानवीय संवेदनाओं के बीच में एक अटूट संबंध यहाँ पर बताने की कवि साहब ने। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं रामधारी दिनकर कौन है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ और 1974 तक ये हमारे बीच में रहे। ये हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि हैं। इन्होंने क्या किया है, अपनी कविताएं लिखी है, निबंध लिखे हैं, देशभक्ति के इन्होंने जो गीत इत्यादि, कविता इत्यादि लिखी हैं, जिन्हें हम इसी कारण से राष्ट्र कवि के रूप में भी हम इनको जानते हैं। वे राष्ट्रीयता, शौर्य और वीरता की कविताओं के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, और उनकी जो रचनाएं हैं उसमें विद्रोह व शांति की भावनाएं भी मिलती हैं। पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ जैसे बड़े बड़े पुरस्कार इन्हें प्राप्त किए हैं, इन्हें सम्मान में मिले हैं। और भारत सरकार में हिंदी सलाहकार भी ये कुछ समय तक रहे हैं। तो जन्म मृत्यु के विषय में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। ये राष्ट्रवादी कवि के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके राष्ट्रवादी काव्य ने देश में विद्रोह की भावना जगाई, और उन्हें युग चारण और काल चारण की संज्ञा भी दी जाती। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, रश्मिरथी बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही शानदार कविता है। अगर समय आपको मिले तो एक बार आप इसको जरूर पढ़ें। रश्मिरथी बहुत ही अच्छी कविता है। हुंकार आदि आदि। तो गीत क्या है, अगीत क्या है, ये हमारे मन में सबसे पहले प्रश्न आता है। तो गीत क्या है? गीत कवि के लिए एक अभिव्यक्त है, यानी कवि जो शब्दों में डलकर बाहर आती है, जिसे सुना जा सकता है, सुन करके उसकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। यह मुखर प्रेम और प्रकट सौंदर्य के गायन के माध्यम से प्रकट होती है। क्या है अगीत? अब अगीत किसे कहेंगे? अगीत कहेंगे कि वह अनकही भावनाएं जो हमारे मन के भीतर ही सिमटी रह जाती है। यह अनअभिव्यक्त प्रेम, मूक सौंदर्य और प्राकृतिक की अलिखित धुन है, जो बिना शब्दों के भी बहुत गहरा अर्थ देती है। तो आगे बढ़ते हैं, और हम इस कविता का पहला जो काव्यांश है, जिसमें नदी और गुलाब का मूक संवाद है ना। नदी तो फिर भी कल कल की आवाज आती है, तो वो कहती है, हम उसकी आवाज सुन पाते हैं, लेकिन गुलाब तो बिल्कुल नहीं आवाज करता है, हम उसकी आवाज बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि गाकर गीत विरह तटनी के वेगवती बह जाती। यानी कविता में यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि नदी जो है वो क्या कह रही है, वो क्या कर रही है, वो बहती हुई क्या करती है, अपना गीत गाती है। वेगवती जो यहाँ पर शब्द आया है वह भी क्या है, जो नदी है उसी का ही पर्यायवाची शब्द है। तो वो क्या करती है, वो अपना गीत गाकर हमें सुना देती है। और दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कह जाती है। उपले जो शब्द है, उपलों का मतलब जो साइड के अंदर जो जगह होती है जहाँ पत्थर इत्यादि रखे होते हैं, वहाँ वो कुछ कह जाती है, उनसे कुछ कह जाती है। जो कल कल की जो आवाज़ आ रही है, उस ध्वनि को हम सुन करके, उस आवाज़ को हम सुन करके और क्या कर देते हैं, वो उपले को अपना भाव प्रकट कर जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता है, लेकिन उसी उपलों के ऊपर तट है। तट का मतलब जो चारों तरफ किनारा बना होता है, वहाँ पर आप लोगों ने देखा हो कई सारे पेड़ पौधे जो है होते हैं, और उन पेड़ पौधों में गुलाब है। और गुलाब क्या कर रहा है, गुलाब
सोच रहा है कि देते स्वर यदि मुझे विधाता, यदि ईश्वर मुझे स्वर देते तो मैं क्या कर पाता, अपना पतझड़ के सपनों का मैं भी जग में गीत सुनाता। और मैं जब पतझड़ में मैं कितना दुखी होता हूँ, जब मेरे शरीर पे, मेरे आसपास कोई नहीं रहता है, मेरे पत्ते भी झड़ जाते हैं, तो वो गीत मैं सबको सुनाना पसंद करता हूँ। गाकर कहीं रह निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर, गीत अगीत कौन सुंदर है। ठीक है। और जिस प्रकार ये नदी गाकर आगे बढ़ जा रही है, अपनी कल कल की ध्वनि हमें सुना रही है, उसी प्रकार अगर मैं भी कुछ कह पाता तो कितना अच्छा होता। और फिर कवि आपको कहता है कि दोनों चीजें आपने सुनी हैं, आपने गुलाब का भी एक्सप्लेनेशन सुना है कि गुलाब क्या कर रहा है, और नदी कल कल कहकर भी कर रही है। यहाँ पर नदी जो कह रही है वो क्या है, वो एक गीत है, लेकिन जो गुलाब के मन में जो भावनाएं हैं वो अगीत है। अभी आप मुझे बताएंगे कि कौन सा आपको अच्छा लगता है, अर्थात गीत यहाँ अच्छा लगा है या अगीत यहाँ पर सुंदर हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। काव्यांश 2 शुक और शुकी का प्रेम गीत है। इसमें कवि लिखते हैं कि बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते को छाया देती, यानी जो घोंसले को छाया दे रही है, ऐसी घनी डाल के ऊपर तोता बैठा है। शुक हम बोलते हैं तोते को, शुकी बोलते हैं मादा तोता को। और आगे लिखता है, आगे अगले पंक्तियों में लिखा है कि पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे हैं सेती। और उसी डाल की जो छाया है, जहां नीचे घोंसला रखा हुआ है, उसी घोंसले के ऊपर, जैसा आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक शुकी बैठी है, और वो शुकी क्या कर रही है, इन अंडों की सेवा कर रही है, इन अंडों को क्या कर रही है, से रही है, उनका ध्यान रख रही है, उनकी निगरानी कर रही है। कैसे कर रही है, अपने पंखों को फैलाकर। और गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण की छनकर। और कवि कहता है आगे कि सूरज की किरण पत्तों से छनकर आती है, और तोता क्या करता है, पंखों का स्पर्श करता है, और तोता गाना गाने लगता है। किंतु शुकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर। लेकिन शुकी जो है, तो मादा तोता जो है, वो क्या करता है, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाता है अपने मन के अंदर के विचारों। गाने का तो मन करता है उसका भी, लेकिन वो क्या नहीं कर पाता, वो गा नहीं पाता है। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। ठीक है। इसी प्रकार से जब तोता उड़ता है और ची ची की आवाज निकालता हुआ पूरे जंगल में घूमता है, तो उसका जो मधुर गीत है वो सब सुन रहे हैं, और उसी गीत को सुनकर के जो शुकी है वो भी अपने मन के अंदर बहुत प्रसन्न हो रही, बहुत खुश हो रही है, और उसका मन जो है वो फूले नहीं समा रहा है, यानी बहुत खुश वो हो रही है, और अपने अंदर के जो भाव है लेकिन उन्हें वो व्यक्त नहीं कर पाती है। अब आप यहाँ पर निर्णय कीजिए, क्या शुक का गाना आपको ज्यादा अच्छा लगता है, या मौन बैठ करके शुकी जो उस गाने को सुन करके अपना अनुभव कर रही है वो आपको ज्यादा सुंदर लगता है। तो कवि कहना चाहता है कि यहाँ देखिए, एक तरफ शुक है, एक तरफ शुकी है, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, और दोनों ही एक गीत के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता है, और दूसरा चुप रह करके। आगे देखिए, हम काव्यांश 3 पढ़ते हैं। प्रेम की आल्हा और प्रेमिका का मूक संवाद। आल्हा का मतलब गाने वाला गीत होता है, जो प्रेमी अक्सर गाया करते हैं अपनी प्रेमिका को याद करते हुए। तो 2 प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़े सांझ आला गाता है, यानी 2 प्रेमी हैं। एक जो प्रेमी है वो क्या कर रहा है, शाम के समय अपने प्रेमिका को याद करते हुए एक गीत गा रहा है। पहला स्वर उसकी राधा को घर में यहीं खींच लाता है, और जब वो गीत गाता है तो उसकी जो प्रेमिका है उस गाने को सुन करके अपने घर से बाहर निकल के और वन की तरफ, यानी जहां पर वो गीत गा रहा है उसकी तरफ वो आगे बढ़ती है। जिस प्रकार आप लोगों ने सुना होगा कि कृष्ण कन्हैया जब बंसी बजाया करते थे तो क्या होता था, सारी गोपियां अपना काम छोड़ करके और कृष्ण कन्हैया के पीछे ही चली जाती थी। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि राधा को, है ना, पहला स्वर उसकी राधा यानी उसकी प्रेमिका को अपने घर से जंगल की ओर खींच लाता है। चोरी चोरी छिपकर सुनती, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की,
और उस गीत का हिस्सा मैं क्यों नहीं बनी हूँ? जब प्रेमी गाता है तो प्रेमिका का मन प्रसन्नता से फूले नहीं समाता है। तो यहाँ पर भी देखिए वही बात हो रही है। एक प्रेमी है जो अपने मन के जो विचार है उसको गा करके और समझा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक प्रेमिका है जो केवल उसको महसूस कर रही है। वो क्या है? अगीत है। और जो प्रेमी गा रहा है वो गीत है। आगे लिखा हुआ है, फूला वह गाता फिर किस वेग से, फूल रहा उसका अंतर है। और कवि यहाँ पर कह रहा है कि देखो वो कितना प्रसन्न होकर के अपने गीत को गा रहा है, अपने भावों को, विचारों को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर अंतिम पंक्ति में वापस यही है, बताया जा रहा है कि अब आप ही बताइए, गीत अगीत दोनों में से कौन सी चीज़ आपको सुंदर लग रही है। तो ये था आज का हमारा एक चैप्टर, जिसमें मैंने आपको बड़े ही सूक्ष्म तरीके से पाठ का भावार्थ आपको लोगों को समझाया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इसी के प्रश्न उत्तर चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। मैं जल्द ही उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।